हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में अब क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 30। तो उसमें क्या है, अम्ल वर्षा वगैरह कैसे कैसे होती है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? ये डिस्क जो होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है, वो डिस्क जो है किससे उत्प्रेरक परिवर्तन को किससे डिस्क होती है? किसकी डिस्क होती है? तो पैलेडियम की। किसकी होती है? पैलेडियम की। ठीक है, चलो डी ऑप्शन हो गया। चलो अब देखते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, मतलब कि इन में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो दो चीज़ याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों के कारण ही अम्ल वर्षा होती है और किसी कारण नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलो, अम्ल वर्षा होती है, अब देखो किससे होती है? कारखानों से होती है। किससे होती है? कारखानों में जो गैस निकलती है, वो राख निकलती है ना, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इनसे होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड से होती है, याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा ए। चलो, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित में से कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इन चारों में से? तो नॉर्वे और कनाडा। कनाडा और नॉर्वे सबसे ज़्यादा। कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। देखो, ये जो ऊपरी आर्कटिक वाले जो वो है ना देश, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास में पड़ते हैं, वो सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नॉर्वे, कनाडा, है ना, ये सब, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब। ए ऑप्शन हो गया। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? अजैविक। आर्सेनिक। जैविक तो और भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। अजैविक पूछा है ना, तो ये आर्सेनिक है। क्या होता है ये आर्सेनिक? आर्सेनिक एक तरह का अजैविक प्रदूषण है, और ये कहाँ मिलता है ज़्यादातर? वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, इस साइड में मिलता है। ठीक है, कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। चलो, इनकी यूज से क्या है, ज़्यादा अगर आर्सेनिक का प्रयोग कर लेंगे तो ब्लैक फुट रोग भी हो जाता है, ब्लैक फुट। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन। देखो, स्मॉग है, अम्ल वर्षा है, एस्बेस्टोसिस है, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं है। यूट्रोफिकेशन होता क्या, समझ लो पहले। जब किसी तालाब में या पानी के कोई जगह में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाए, और मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाए, और उसमें जो है जो एल्गी है ना वो बढ़ जाए, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण बोलते हैं हिंदी में, सुपोषण। तो यूट्रोफिकेशन सुपोषण मतलब ज़्यादा उसमें एल्गी बढ़ जाएंगे, इसको बोलते हैं सी। तो ये जो है वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है, ये पानी संबंधित है। जैव ऑक्सीजन आवश्यक बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो किसका है प्रदूषण? मतलब बीओडी मतलब जलीय प्रदूषण है। क्या होता है बीओडी का मतलब? पहले समझो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको कि जब क्या होता है, हम लोग खेतों में अपने में कार्बनिक रसायन यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। तो ये बारिश होने से ये बह के तालाबों में, समुद्रों में इस तरह से चले जाते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होते हैं ना, जो जलीय फर्न वगैरह एल्गी होते हैं, उन सबको बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। और वो इतने बढ़ जाते हैं कि वहाँ पे पूरे क्षेत्र में वही छा जाते हैं। देखा होगा आपने तालाबों में हरे हरे जो पौधे से होते हैं, वो पूरे एल्गी हैं, वो एकदम इतने हो जाते हैं कि उनको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए, और जो पानी की जो घुलित ऑक्सीजन है वो सबको ये यूज कर लेते हैं। अब क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है, और ऑक्सीजन चाहते हैं वो, तो उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब यूट्रोफिकेशन, ये एल्गी बढ़ जाएंगे तो बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन वहाँ घट जाएगी, ये है कहानी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन सही है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो मैंने बताया पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश भी आ सकता है, बिहार भी आ सकता है, ये आसपास के एरिया में है आर्सेनिक बहुत। डी। भारतीय रेल द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले जैव शौचालय यानी बायो टॉयलेट्स बनाए गए हैं, तो उनके संदर्भ में बताना है आपको कौन सा सही है, सही कथन बताना। तो देखो, जैव शौचालय जो हैं मानव अपशिष्ट का अपघटन कैसे, फंगल से करते हैं, फंगस से करते हैं? नहीं, जीवाणु द्वारा करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो इनको अपघटित करते हैं। तो पहला हो गया गलत। चलो अगला देखते हैं। इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया, केवल लग जाए तो ये मान लो गलत ही है, वो ज़्यादातर 99% केवल वाला गलत होता है। तो केवल अमोनिया और जलवाष्प होते हैं। नहीं भैया, अमोनिया तो होती नहीं है। इसमें क्या है, जलवाष्प इसमें होता है, गैस होती है, कौन सी? मीथेन गैस। अमोनिया नहीं होती, मीथेन गैस होती है, और पानी बनता है। ये जो है बैक्टीरिया जो उसको, हमारा जो फीकल होता है उसको अपशिष्ट करे तो उसको जो है ख़त्म करके पानी बना देते हैं और गैस बना देते हैं। कौन सी? मीथेन गैस। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो कौन सा सही, कौन सा है? डी हो गया, ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण से जैविक आपदा का सामना कर रही है? तो कौन सी बोली जाती है जैविक आपदा? तो देखो, इसमें वैसे आयोग ने जो उत्तर दिया था इसका बी दिया था, गोमती।
लेकिन इसमें दोनों ही उत्तर हैं, क्योंकि यूएन ने इसको जो है जैविक, इसको यमुना को जैविक नदी घोषित कर रखा है, और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने गोमती को भी कर रखा है। तो इसलिए ए और बी दोनों ही ऑप्शन है इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये याद रखना आप, आयोग का उत्तर बी है, बी मानना, अगर यूपी पीछे में आता है तो बी मानना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? कौन से भारत में कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं पीने के जल में, मतलब पानी में? तो आर्सेनिक मिलता है, और फ्लोराइड मिलता है, यूरेनियम, एक एक तीन पाँच, यानी आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम मिलते हैं। एक तीन पाँच कहाँ है? सी ऑप्शन, एक तीन पाँच, ये तीनों मिलते हैं, याद रखना। नौकनी संरक्षण क्या होता है? ये नौकनी क्या होता है? देखो, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उससे क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और हड्डियाँ कमज़ोर होकर पैर जो है थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। देखे होंगे कुछ एजेड लोगों के पैर मुड़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं नौकनी, नौकनी रोग बोलते हैं, नौकनी संरक्षण। तो ये जो है फ्लोरोसिस की, पानी में फ्लोराइड अधिक हो जाएगा ना, फ्लोराइड, उसकी वजह से होता है। तो ठीक है, डी ऑप्शन। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखो, अपशिष्ट उत्पादों को 5 कोटियों में, नहीं 3 कोटियों में, 3 कोटि, 5 में नहीं, 3 में कौन कौन सी हैं? निम्नीकृत, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और घरेलू अपशिष्ट, होम जो अपशिष्ट होता है वो। तो पहला तो गलत हो गया, सही पूछा है ना। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में, केवल नहीं भैया, पूरे पूरे देश में लागू हैं, इसलिए गलत। ये नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड स्थापित हैं, ये सही, एकदम राइट है सी। अपशिष्ट उत्पादक के लिए ये अज्ञापक होगा कि वह जल में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जल में उपलाई न ले जाए, तो ये ले जा सकता है, ये भी गलत है, लेकिन सी ऑप्शन सही है। चलो, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। ये क्यों हो रही है, मतलब शैवालों की वृद्धि क्यों हो रही है समुद्र में? तो क्यों हो रही है? देखो, ज्वार नदमुख से पोषकों का, मतलब ज्वार नदमुख होते हैं ना, जहाँ नदियाँ लास्ट होती हैं वहाँ से पोषक पहुँच जा रहे हैं समुद्र में, इसलिए हो रही है। बिल्कुल राइट है, इसलिए हो रही है, ये एक कारण है। अगला, दूसरा है मानसून में भूमि में जलवाह, मतलब मानसून के कारण भूमि का जो जल पहुँच रहा है और वहाँ पोषक तत्व पहुँच रहे हैं, इसलिए ये भी राइट साइड सही है, दोनों दोनों बात सही है। ये भी समुद्र में उत्प्रवाह, ये समझ लेना थोड़ा, ये भी सही है। अब तीनों सही है, ऑप्शन तो हो गया डी, लेकिन समझ लेना उत्प्रवाह क्या होता है। अपवेलिंग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपवेलिंग। ये क्या होता है? देखो, जब आपने देखा सुना होगा और देखा भी होगा, पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, तो क्या होता है, समुद्री धाराएं एक जगह से दूसरी जगह, वायु वगैरह, मतलब वायु या और तरह से बहुत फैक्टर हैं उसमें, उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है, घूमती रहती है समुद्र का जो पानी है। तो उसके क्या होता है, गर्म पानी एक जगह से हटा और दूसरी जगह से ठंडा पानी आता है, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है और ऊपर से गर्म पानी साइड हटते जाता है। देखा होगा आपने, तालाब वगैरह में भी ऐसे होता रहता है। तो ये जो नीचे से जब ठंडा पानी आता है तो अपने साथ नीचे से पोषक तत्वों को लेकर ऊपर आ जाता है, इसको बोलते हैं अपवेलिंग। इसके कारण भी शैवाल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का कारण है? तो चिंता का कारण क्यों भैया? कैल्शियमी अम्लीकरण बढ़ने से क्या हो रहा है, कैल्शियमी पारक प्लवक की वृद्धि होगी और उत्तर जीवता प्रतिकूल प्रभावित हो जाएगी। बिल्कुल सही है, अम्लीकरण होने से ये प्रभाव होगा। दूसरा क्या होगा, प्रवाल वृत्ति की वृद्धि होगी अम्लीकरण से, यस होगी। उत्तर जीवता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगी, ये भी सही है, बिल्कुल राइट है। कुछ प्राणी जिनके डिम्बक पादक प्लवकीय हैं, पादक प्लवकीय है, उत्तर जीविका प्रतिकूल। देखो, डिम्बक मतलब जो अंडे होते हैं ना, जहाँ अंडे होते हैं जो पानी पर रख देते हैं, वो पादक प्लवकीय मतलब पानी के ऊपर प्लवन करने वाले, तो उनकी उत्तर जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हाँ भाई, मर जाएंगे ये तो, जब उसमें अम्लीकरण बढ़ जाएगा तो खत्म हो जाएंगे, ये भी बात सही है। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल, मेघ से कोई मतलब नहीं है, मेघ से क्या फर्क पड़ेगा भाई उसमें, अम्लीकरण, समुद्र में अम्लीकरण होने से मेघ पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए 1 2 3 सही है। कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, देखो आप इनको समझना है, चीज़ों को सुनते रहो और पूरा क्वेश्चन सही होगा, पूरा एक भी गलत नहीं होगा। देखो कैसे, ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर क्या है, आपने देखा होगा, जब पेड़ कहीं रोड बनाए जाते हैं तो उनके साइड में पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि पेड़ जो हैं ध्वनि के सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं, उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं ध्वनि को, इसलिए वो ध्वनि जो है, जो नॉइज हो रहा है ना, उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी को जो साइड में पेड़ लगाए जाते हैं ना, हरे पौधे लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे या कहीं शोर वाली जगह पे, इसी को ग्रीन मफलर बोलते हैं, है ना। तो किससे संबंधित हो गया ये, बताओ किससे संबंधित हुआ फिर? तो ये ध्वनि प्रदूषण से हो गया ग्रीन मफलर, ठीक है, सी। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथेरॉन, फोरेट, ट्राइजेरोक्स जेरोफोस क्या है ये? इसे इस्तेमाल की आशंका को देखा जा रहा है, ये क्या है, ये क्या रसायन किस लिए यूज हो जाते हैं ये सब? तो ये पीड़कनाशी हैं, क्या है ये? पीड़कनाशी, तो ए ऑप्शन सही है। चलो, अगला, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है किससे? पॉलीमर से। और किसका पॉलीमर? एथिलीन का पॉलीमर। पॉलीमर मतलब एक से ज़्यादा मिलने को पॉलीमर बोलते हैं, तो ये है पॉलीमर से बनी होती हैं। और किसका? एथिलीन के पॉलीमर से बनी होती हैं। इनको जो है बायोडिग्रेड करना कठिन है, ये ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है।
चलो इसलिए सी ऑप्शन हो गया इसके साथ। चलो, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता है, क्यों? माइक्रोबीड्स हैं क्या, समझो पहले। माइक्रोबीड्स क्या हैं? प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इतने छोटे टुकड़े हैं कि इनका जो है 5 mm से छोटे व्यास होता है इनका, 5 mm से छोटे टुकड़ों को माइक्रोबीड्स बोलते हैं। ये क्या है? ये जैसे आप हम सौंदर्य प्रसारण वाली सामान का यूज़ करते हैं ना, या बहुत चीज़ खाने वाली हैं, इस तरह की उनमें मिलते हैं ये। जैसे ब्यूटी क्रीम्स वगैरह हैं, इनमें यूज़ होता है इनका, और जो धुलाई वुलाई में यूज़ होता है वहाँ पे इनका यूज़ किया करते हैं। तो ये क्या है? ये फ़िल्टर नहीं हो पाते, जब पानी को हम फ़िल्टर करते हैं तो ये फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं, और ये उन्हीं के साथ पानी के साथ समुद्र में चले जाते हैं, और वहाँ पे ये मछलियाँ वगैरह खा लेती हैं, और वहाँ से फिर ह्यूमन की फूड चेन में ये इंटर कर जाते हैं, मानव की फूड चेन में इंटर कर जाते हैं, इसलिए नुकसानदायक है। ये समुद्री पायतंत्र को हानिकारक बना रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, समझते रहो बस। चार्नोबिल दुर्घटना क्या थी? तो ये नाव की दुर्घटना थी, ये रूस में हुई थी। रूस में क्या है, ये घटना हुई थी कब? 1986 में। यहाँ पर एक परमाणु केंद्र था, उसमें जो है लीकेज हो गई थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित हुए थे। ये नाव की दुर्घटना थी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। चलो, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? ये पशुओं के आनुवांशिक परिवर्तन कर देता है, पशु आदमी सभी में कर सकता है, राइट है बिल्कुल। आनुवांशिक DNA को ही चेंज कर देगा, है ना, रेडियोधर्मी इतना खतरनाक होता है। ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर सकता है। खनिजों से संतुलन कोई मतलब नहीं, खनिज को कैसे असंतुलित कर देगा? खनिजों, ये गलत, दूसरा गलत हो गया। ये कैंसर का व्यवधान पैदा करता है, मतलब संचार में व्यवधान पैदा कर सकता है। संचार जो होता है, कम्युनिकेशन, राइट है, कम्युनिकेशन में भी व्यवधान पैदा कर सकता है, बिल्कुल राइट है, एकदम सही है ना। अच्छा, ये कैंसर पैदा कर सकता है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, यानी दूसरा गलत है। 1, 3, 4 कौन सा है? सी ऑप्शन हो गया। कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है, मतलब इससे क्या प्रयोग होता है, क्या कौन सा प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण, यानी थर्मल पॉल्यूशन। ये क्या होता है? देखो, नाभिकीय रिएक्टर जहाँ पे लगे होंगे वहाँ पे इसमें पानी का यूज होता है, और पानी को क्या है, जब उसमें डाला जाता है रिएक्टर्स में, तो वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म पानी को फिर उसको रोटेट करते रहते हैं, गर्म पानी को बाहर निकाला, ठंडे को डाला, तो गर्म पानी को तालाब वगैरह में और नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे क्या है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है पानी का, और नदियों के जो है मछलियाँ या उस तरह के जीव जो है मर जाते हैं। तो इसको ही बोलते हैं, ये थर्मल पॉल्यूशन करता है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जैव उपचार यानी बायो रिमेडिएशन से तात्पर्य क्या है? जो ये है, जीवों द्वारा पर्यावरण में विषैले पदार्थों का निष्कासन। ये क्या होता है? तो आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मुंबई में घटना हुई थी, मुंबई या चेन्नई में शायद घटना हुई थी, कि ऑयल जैपर करके एक उसका बैक्टीरिया का यूज़ किया था। क्या था वो? वायरस था शायद, ऑयल जैपर। ये क्या हुआ था कि उस पर एक टैंकर आ रहा था, एक समुद्रयान आ रहा था, और उससे वो ऑयल लीक हो जाता है, पूरे एरिया में ऑयल फैल जाता है। तो ऑयल जैपर करके एक जीवाणु छोड़ा था, शायद वायरस था ऑयल जैपर, उसको छोड़ा था, और वो पूरे इसको खा गया था। तो यही चीज़ है, ये क्या है, जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले जो टॉक्सिक पदार्थ हैं ना, उनको खत्म करना है, इसी को बोलते हैं जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से ही पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे पूरा सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। ठीक है, और अभी UPPCS के लिए तैयार हो जाइए, इसको आप देख के आइए, उसके बाद में फिर नई रणनीति पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।